वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में विक्रम चौहान साइंस क्लासेस। आज हम अपने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था अवर एनवायरनमेंट, जो कि क्लास 10th से टॉपिक है साइंस सब्जेक्ट से, इसके चैप्टर 15 का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि किस तरह से एनवायरनमेंट में जो होता है हमारे पास एसेंशियल होता है। इसके हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और उसके एग्जांपल्स भी लिख के बताइए। उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एनवायरनमेंट में किस तरह से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का। तो लास्ट टाइम हमने एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ी थी, फूड चेन के बारे में पढ़ा था। तो जिसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत सारे ग्रासेस हैं, और इन ग्रासेस को ईट करने वाला सबसे ऊपर क्या है, कंज्यूमर, जो कि हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है। और जो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो खाना प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं। ग्रीन प्लांट से फूड ऑब्टेन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्बीवोर्स, वो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी हार्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे आते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स में क्या आते हैं हमारे पास, टॉप कार्निवोर्स। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये देखेंगे जो प्राइम प्रोड्यूसर्स हमारे हैं इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। हर्बीवोर का नंबर ज़्यादा है कार्निवोर से, और कार्निवोर का नंबर ज़्यादा है सेकेंडरी कार्निवोर से। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लेवल पे एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, तो जो इनके अंदर जो बायोमास है, जो लिविंग मैटर प्रेजेंट है, वो एनर्जी को शो करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस से बनाया गया है। तो इस लेवल पे एनर्जी ज़्यादा है। इस एनर्जी पे लेवल कम है, इस पे उससे भी कम है, और सबसे कम एनर्जी का है नेक्स्ट लेवल पे है। तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे आने वाले जो लेवल होता है, जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो हमेशा एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये कितनी कम होती है, कैसे कम होती है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे डिपेंड होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है कि अब जो टोटल सनलाइट है, मान लो सनलाइट जो हमारे पास है वो हमारे पास हो रही है 1 लाख किलो कैलोरीज के हमारे पास क्या है, सनलाइट अवेलेबल है। वो सनलाइट जो है प्रोड्यूसर्स पे जाके आती है। प्रोड्यूसर्स उसका जो एनर्जी यूज़ कर पाते हैं सिर्फ 1% यूज़ कर पाते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर के पास कितना, उसका 1% बचा, यानी कि 1000 कैलोरी बचा है। उसमें से नेक्स्ट लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो सिर्फ 100 कैलोरी ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट लेवल पे 10 किलो कैलोरी ट्रांसफ़र हो रही है इस एनर्जी से। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल से टॉप जो हमारा लेवल है, ट्रॉपिक लेवल, उस पर कितना है, सिर्फ 1 किलो कैलोरीज एनर्जी ट्रांसफ़र हो पा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्पेशल ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हर एनर्जी ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पा रही है। बाकी एनर्जी जो होती है वो उसी ट्रॉपिक लेवल में ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे खर्च हो जाती है। तो नेक्स्ट लेवल पे काफ़ी कम जा पाती है। तो एनर्जी फ्लो किस तरह से होती है, तो ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर हमारे पास हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं 1% सोलर एनर्जी को, यानी टोटल सोलर एनर्जी जो अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए, जिसे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसका वो सिर्फ 1% यूटिलाइज कर पाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास उसको फूड एनर्जी जो प्लांट्स को एनर्जी अवेलेबल हुई है, उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब वो एनर्जी कहाँ पर आ गई है, प्लांट्स में आ गई है। किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में आ गई है। अब ये जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्लांट से क्या होगा, ट्रांसफर होगा इस एनर्जी का, फूड एनर्जी का, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, प्रोड्यूसर लेवल से, किससे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जिसमें 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। मैंने आपको बताया कि कैसे लॉस होती है, वो रिप्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सभी प्रोसेस में वो एनर्जी क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है वो ट्रांसफ़र हो पाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। सो एक डिक्रीज होता है अमाउंट फूड एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, और कितने अमाउंट के द्वारा होता है, ये 10% ही जो होता है ट्रांसफ़र हो पाती है। तो ट्रांसफर कितना हो पा रहा है, ओनली 10% एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। तो अब ये एनर्जी ट्रांसफर के बारे में आपने पढ़ा, तो किस तरह से एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है। यही कारण है कि हमारी फूड चेन 4 से 5
ट्रॉफिक लेवल 5 मेंबर से ज़्यादा लेंथी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 4 लेवल होता है। कभी कभार ये 5 तक चला जाता है, वो रेयर केस होता है। तो अभी जैसे आपने देखा कि हमारे पास ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, बढ़ जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह से एक और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जैसे कि आपने पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हम सभी लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एक पेस्टिसाइड है डीडीटी। तो डीडीटी जैसे आपने स्प्रे किया था तो वो वाटर में चला जाता है, तो वाटर को क्या कर देता है, कंटेमिनेट करता है। तो वाटर में इतना परसेंटेज यानी इतना अमाउंट जो है, यानी कि 0.000003 पार्ट्स पर मिलियन जो है, इतना पार्ट्स मिलियन में से क्या है हमारे पास डीडीटी का वाटर में होता है। अब इसी से हमारे पास क्या होता है, जू प्लैंकटन इसको यूटिलाइज करते हैं और ये डीडीटी उनकी बॉडी में चले जाती है। अब हम जानते हैं कि डीडीटी जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसी वजह से डिग्रेड नहीं होता और ये धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो इस जू प्लैंकटन में देखोगे आप, यहाँ पे लेवल इसका इंक्रीज हो गया। अब जू प्लैंकटन से ये आगे चला गया छोटी फिशेस के पास। छोटे फिशेस ने इसको खाया है, किसको, जू प्लैंकटन को। तो जितने जू प्लैंकटन खाएंगे उतने सबका जो पेस्टिसाइड है वो एक फिश में आ जाएगा। तो आप देखिए स्मॉल फिश में क्या हो गया, इसका अमाउंट ज़्यादा और इंक्रीज हो गया। अब स्मॉल फिश को खाने वाली उससे बड़ी फिश है जो लार्ज फिश है। तो जब छोटी फिश को लार्ज फिश खाएगी तो उसमें देखो क्या हो गया, अब 2 पार्ट्स पर मिलियन ये इंक्रीज हो गया। यानी कि एक बड़ी मछली जो है कई छोटी मछली को खाती होगी, तो उन सभी मछलियों का जो टॉक्सिक है, जो डीडीटी है, वो उसकी बॉडी में एंटर कर गया और ये टॉक्सिक इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है फैटी टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। सिमिलरली अब इस जो हमारे पास फिश है, इसको कौन खाएगा, एक बर्ड्स खा लेगा। तो अब बर्ड्स में क्या होगा, इसका अमाउंट और ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाएगा, वो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे हमारे पास ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा एक लेवल से नेक्स्ट, उसके बाद जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है इसकी मात्रा क्या करेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होती है, तो 10 मिलियन टाइम्स जो होता है इसका अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसमें, टॉप लेवल पे, किसी कंपैरिजन में जो हमारे पास लोवेस्ट लेवल था। अब आप जानते हो कि फूड चेन में सबसे ऊपर जो है ह्यूमन बींग्स हैं। तो ह्यूमन बींग सबसे ऊपर लेवल, टॉप लेवल है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को उसके ऊपर खाने वाला कोई नहीं है। और ह्यूमन बींग्स हर तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कहीं ना कहीं से इसको यूटिलाइज करता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है। तो जैसे अब यहाँ से इस लेवल पे क्या नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो हमेशा टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो इस तरह से मर्करी का लेवल क्या होता है फूड चेन में, इंक्रीज होता रहेगा और सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा, ह्यूमन। और मर्करी एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से अगर कोई ह्यूमन, जैसे कि ये फिश खाता है, ये फिश अगर किसी ह्यूमन ने खाई है तो ये टॉक्सिक भी कहाँ जाएगा, ह्यूमन में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो मैं आपको बताया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी क्रॉप्स को, किन से, इंसेक्ट और पेस्ट से। अब ये कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस तरह से क्या होता है, ये जो टॉक्सिक है वो फूड चेन में एंटर कर जाता है। अब ये केमिकल मैंने बताया क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते बायोलॉजिकली। तो ये क्या होते रहेंगे, एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होते रहेंगे हर ट्रॉफिक लेवल पे, और उनकी कंसंट्रेशन एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। और ह्यूमन इसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस भी कहाँ पर होगा, हमारी बॉडीज में ही होगा। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन को क्या आना है, इंक्रीज होना इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जो कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे है, इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कहा जाता है यूज़ कम करना चाहिए, यही कारण है। तो आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझ आ गया है और आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़, जैसे कि पेस्टिसाइड है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाती है। तो उसी में हमारे पास एक और जो नुकसान होता है वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, वो क्या है, डिप्लीशन होना किसका, ओजोन लेयर का। अब ओजोन लेयर है क्या, तो मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में बताता हूँ। तो हमारे पास ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देखेंगे कि ओजोन क्या होता है। तो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक का जो ये हमारे पास ये जगह है हमारे अर्थ सरफेस से इतना ऊपर तक, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। और इसके ऊपर तक का 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो हमारे पास जोन है,
इसमें स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और इसी जोन में हमारे पास ये एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। और ओजोन कुछ और नहीं, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है जिसमें ऑक्सीजन 3 एटम के कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अब ये ओजोन हमारे लिए हेल्पफुल होती है, किस तरह से मैं आपको वो बताता हूँ। ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है जिसका ऑक्सीजन का बना होता है, 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, तो उसे ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि O3 को ही हम ओजोन कहते हैं। ये O3 ही ओजोन का फॉर्मूला है। अब हायर लेवल पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटोस्फेयर बताया था, वहाँ पे यूवी रेडिएशन, देखो सनलाइट से हर तरह की रेडिएशन आती है, तो उसी में एक रेडिएशन आती है यूवी रेडिएशन, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करती है, जो वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जो O2 होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और दोनों अलग अलग ऑक्सीजन के एटम में तोड़ देता है। और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है, ये हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो इसकी सराउंडिंग में जो दूसरा O2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये ओजोन बनाता है, और इसी तरह से ये टूटता भी रहता है। तो सिमिलरली ओजोन के फॉर्मेशन भी होती रहती है और डिग्रेडेशन भी होती रहती है, और ये इक्विवेलेंट होता रहता है। तो इस वजह से ओजोन क्या करती है, इस तरह से यूवी को यूटिलाइज करते हुए यूवी को अर्थ के एटमोसफेयर में अंदर आने नहीं देती। तो यानी कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, ये हाई लेयर पे है, हायर लेयर पे है एटमोसफेयर में, और जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, और अर्थ के अंदर हार्मफुल यूवी रेडिएशन को आने नहीं देती। अगर ये यूवी रेडिएशन हमारी एटमोसफेयर में आ जाती हैं, तो यूवी रेडिएशन की वजह से बहुत सारे डिजीज जैसे कि स्किन कैंसर और हमारी आईज में डिजीज डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब हम चाहते हैं कि यूवी रेडिएशन हमारी अर्थ पे ना आए, तो इसके लिए हमें ओजोन लेयर का प्रोटेक्ट करना होगा या मेंटेन करके रखना होगा। अब 1980 में देखा गया है कि ओजोन को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। 1980s के आसपास के टाइम में तो ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था, ये शार्पली देखा गया। तो डिक्रीज जो इस ओजोन लेयर का है मेनली वो किसकी वजह से है, तो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस केमिकल सब्सटेंस के ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इसका क्या है, अब ये लीकेज जैसे होते हैं, लीकेज होने के बाद CFC हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से क्या है, अपर एटमोसफेयर में चली जाती है। अपर एटमोसफेयर में जाने के बाद क्या करती है, वहाँ पर जो ओजोन होती है, O3 के साथ CFC रिएक्ट करता है, और ये एक CFC का मॉलिक्यूल कई ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, और इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, जिसकी वजह से अब जो हमारे पास ये है यूवी को नहीं रोक पाता, और यूवी जो होती है फिर अंदर एंटर कर जाती है। तो अब हमारे पास क्या है, तो फिर क्या किया गया था इसी को रोकने के लिए, 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किया गया था, जिसके मैंने एक एग्रीमेंट किया गया था कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे CFC का प्रोडक्शन को लगभग रोक दिया जाएगा या सबसे कम कर दिया जाएगा। और 1986 लेवल इसमें क्या है, ये प्रण लिया गया था, ठीक है। प्रॉमिस किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम क्या करेंगे, CFC के प्रोडक्शन को और इसके यूटिलाइजेशन को क्या किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया था, 1987 में स्टार्ट हुआ था, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट किया गया था। तो उसको शॉर्ट में यूनिप भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP शॉर्ट में इसको बोलते हैं। और 1987 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अब जैसे आपके यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है, फिगर, इस फर्स्ट फिगर में आप यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आपको ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये ब्लू कलर का जो जोन नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, बाकी जगह पे ओजोन है। तो यहाँ पे ओजोन में बहुत बड़ा क्या है, होल हो गया था, इस जगह पे ओजोन क्या है, कम हो गई थी, डिप्लीट हो गई थी। और अगर डिप्लीट हो जाएगी यूवी रेज एंटर कर जाती हैं। हाँ, अभी फिलहाल मौसम जो है, माहौल ठीक है, ये धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है CFC का हमने यूटिलाइजेशन थोड़ा कम कर दिया है, और इससे हमारे पास क्या है, बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि ओजोन हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, और हमें अपनी तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिससे एनवायरनमेंट को क्या हो, पॉल्यूट हो। अब इसी तरह से एक और एक्टिविटीज़ है, मैंने आपको बताया था गार्बेज। तो ह्यूमन के जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। तो जो भी ह्यूमन वेस्ट घर में प्रोड्यूस किया जाता है, हाउस होल्ड वेस्ट जो घरों का वेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। अब ये गार्बेज दो तरह का होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कितने तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के मिनिमम 2 एग्जाम्पल लिख के जरूर बताइए। वेरी गुड। तो अब हमारे पास क्या है, गार्बेज जो होता है, इससे नुकसान क्या है। तो गार्बेज हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज करता है, वाटर और सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। और हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो बिल्कुल हम लोग भी हेल्दी रहेंगे।
तो हमें इसीलिए जो हमारा गार्बेज है उसको डिस्पोज प्रॉपरली करना चाहिए सही तरीके से, ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, साफ रहे। तो कुछ मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला मेथड है लैंडफिल्स, दूसरा मेथड है रिसाइकलिंग, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, फोर्थ इज प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, नेक्स्ट इज इंसिनरेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है लैंडफिल्स एंड रिसाइकलिंग। लैंडफिल्स क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है गड्ढा हमारे पास रख दिया जाता है, और उसमें क्या कर जाता है, जो भी वेस्ट होता है वो सारा इकट्ठा कर दिया जाता है। अब देखो ये यहाँ पे ऊंचाई में जगह आ गई, ये सॉइल आ गया यहाँ पे देखो, और उसमें एक गड्ढा बना रखा है, और इस गड्ढे में सारा जो वेस्ट वो डंप कर दिया जा रहा है, और वेस्ट को इस तरह से डंप कर दिया जाता है। तो लेकिन वेस्ट यहाँ पे डंप कौन सा करना है, तो मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट हमारे पास ना ही तो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल को तो आप क्या करोगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को आप डिकम्पोज करोगे और उसे कंपोस्ट बना दोगे, तो वो इसमें नहीं है। दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें भी क्या करोगे, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि आप जो रिसाइकिल होने वाला मटेरियल है, मेटल्स रिसाइकिल हो सकते हैं, कांच की बोतल्स रिसाइकिल हो सकती है, कुछ प्लास्टिक का मटेरियल भी होता है जो रिसाइकिल हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पे जो है यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपने नहीं डालना है। तो इस तरह से हमारा वेस्ट जो अगर मैनेज करोगे तो वो कम से कम हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि देखो लैंडफिल हो गया। लैंडफिल का दूसरा तरीका क्या हो गया हमारे पास, रिसाइकिल। अब रिसाइकिल में मैंने आपको अभी बताया कि जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज होने लायक चीज़ें हैं, उनको हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है रिसाइकिलिंग का। जैसे आपके घर के आसपास कबाड़ी वाला आते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका जो स्ट्रीट हॉकर्स आपसे कबाड़ जो लेते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट करते हैं रिसाइकिल के लिए, तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा और उनको भी बेनिफिट होता है, और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब जैसे काउडंग होता है, जो इसको यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय उससे हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कंपोस्ट बना सकते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। तो इससे हमारे पास क्या होगा, वेस्ट डिस्पोज करने का तरीका बहुत अच्छा है, और वेस्ट क्या होगा, कम से कम जनरेट होगा, और ये यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंसिनरेटर। इंसिनरेटर में क्या होता है, हमारे पास जो चीज़ बच गई, जिसको अब हमारे पास नहीं है, उसको जलाना है, तो इंसिनरेटर में इसको प्रॉपरली कंप्लीट ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जलाया जाता है, जिससे एयर पोल्यूशन क्या हो, मिनिमम हो। तो ये है इंसिनरेटर, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वेस्ट हम बर्न करना चाहते हैं वहाँ पे बर्न करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है सीवेज ट्रीटमेंट। और पानी को ट्रीट करने का क्या तरीका है, तो पानी को ट्रीट करने का तरीका क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। और ये आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, यानी कि हमारे पास जो घरों से या फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उसको पहले आप ट्रीट करने के बाद ही बाद में वाटर बॉडीज में डालेंगे। तो इस तरह से अगर हम गार्बेज को मेंटेन करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा। तो आई होप आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी, और आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट ही हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।